नमस्कार दर्शकों। कभी कभी एक छोटा सा दिया भी अंधेरे को भगाने के लिए काफी होता है। एक तिनका भी डूबते का सहारा बन सकता है। अपने निजी जीवन में तमाम उलझनों में घिरा व्यक्ति भी दूसरों की समस्याओं को चुटकी में सुलझा सकता है। तभी तो रात का अंधेरा या उम्मीद जगाता है कि एक नया सवेरा भी होगा। हमारे खास कार्यक्रम उजाले की ओर में आज हमारे साथ ऐसी ही एक मेहमान है जो पायल एक नया सवेरा जैसी समाज सेवी संस्था के साथ न केवल महिला सशक्तिकरण बल्कि जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए भी उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। इस सफर की शुरुआत कैसे हुई और अगला मंजिल क्या है, यह हम आज उनसे ही जानेंगे। हमारी आज की मेहमान पायल लाट का जी न्यूज़ स्टूडियो में स्वागत है। पायल जी, आपका इस शुरुआत कैसे की थी आपने? आप जैसे कि एक समाज सेविका है, तो आपके माइंड में ये थॉट आया कैसे था? मेरे माइंड में बिल्कुल भी ये थॉट नहीं था कि मुझे समाज सेवा के उसमें जाना है। एक्चुअली 2017 में मेरे फादर ऑफ हुए थे। उसके बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में डिप्रेशन और वो था, और मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है, तो मैं एग्ज़िबिशंस लगाती थी, तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा अपने आप को और बिज़ी करना चाहिए। तो उसी सिलसिले में एक बार फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि रोटरी बिलासपुर क्वींस का फॉर्मेशन हो रहा है और तुमको ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ से तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, तुम्हारे एग्जीबिशंस के लिए और इसके लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने सेकंड थॉट लिया नहीं, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका सजेशन हमेशा काम आता है। तो मैंने उस पर्पस से ज्वाइन किया था कि मेरे कॉन्टैक्ट्स, और मुझे कुछ खास 13 साल शादी को हो चुके थे, और कुछ खास मतलब एक हाउसवाइफ ही थी, इतना कुछ मेरे को था नहीं कि रोटरी क्लब क्या है, इतना कुछ खास मुझे पता नहीं था। तो मैंने उसमें ज्वाइन किया, और उसके बाद वहाँ जाने के बाद मेरा नज़रिया ही चेंज हो गया। जब हम लोगों के बीच में गए, लोगों की तकलीफ़ देखे, तो जब उन लोगों का प्यार मिला, दुआएं मिलती है, जब आप उनको छोटी सी भी एक हेल्प करो, तो मुझे लगा कि हम कितने अच्छे पोजीशन में हैं कि हम देने वाले श्रेणी में आते हैं, लेने वाले श्रेणी में नहीं आते। तब से मेरा नज़रिया ही चेंज हो गया, और एग्ज़िबिशन तो बहुत दूर, वो ख़त्म ही हो गया। उसके बाद सीधा सोशल वर्क में ही मैं करने लगी वर्क। तो मैम, आप एग्जीबिशन किस चीज़ का करती थी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है, तो सूट्स का मैं डिज़ाइनर ड्रेसेस मैं बनाती थी और उसके एग्जीबिशन होता था। तो मैम, वो तो आप साथ में कर सकती थी, एनजीओ और समाज सेवा। नहीं पॉसिबल होता है, जब आपका डेडिकेशन कहीं हो जाता है ना, आपका मन कहीं लगने लगा है ना, लगता है, तो आपकी दूसरी चीज़ें सारी साइड हो जाती है। क्योंकि जो मेरा मकसद है वो मतलब दोनों चीज़ों को नहीं बैलेंस हो पा रहा था मेरे साथ। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग किया, एग्जीबिशन भी करती, तो कभी कभी आपको लगता है कि कभी छोड़ना नहीं था, कंटिन्यू ही रखना था उस चीज़ को? नहीं, मुझे कभी भी नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और मैं किसी और के कहने पे आके मुझे छोड़ना नहीं पड़ा। जब आपको कोई चीज़ आपको किसी और के कहने पे छोड़ना पड़ता है, तब आपको दुख होता है। ये तो मेरा इंडिविजुअल चॉइस था कि मुझे सोशल वर्क में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम देना चाहती हूँ। अच्छा मैम, आपका बचपन यहीं गुजरा कि कहीं बाहर से थी आप? मैं बेसिकली बिलासपुर से रायपुर से बॉर्न एंड बॉटअप हूँ। एजुकेशन मेरा स्कूलिंग पूरी रायपुर हुई है, देन नागपुर से मेरा कॉलेज हुआ है, एंड फिर 2005 में मेरी मैरिज हुई, तब से मैं आऊँ। अच्छा, तो मैम, आप समाज सेवा, जैसे कि आपके फाउंडेशन का नाम है पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन, तो वो किस किस सेक्टर में काम करती है? बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट में करते हैं, चाइल्ड एजुकेशन में करते हैं, और एनवायरनमेंट में, पर्यावरण पे करते हैं। और ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ स्वच्छता अभियान की, मैं नगर निगम की, तो लोगों को अवेयर करना, इस पे काम करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में क्या कुछ किया अभी तक आपने? विमेन एम्पावरमेंट में हम महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं सिलाई की, और उनको फिर मशीन भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना घर चला सकें। इसके अलावा हमने आटा चक्की है, ओटीजी है, और बेकिंग कुकिंग की क्लासेस भी करवाई है। और जैसे एक दो लेडीज़ हैं, उनका आया था, एक मिंत्रा पात्रे हैं जिनके मदर फादर नहीं हैं, तो उनको ई ऑटो की ज़रूरत थी, तो हमने उनको वो भी प्रोवाइड किया। तो जो बेसिकली जैसे रिक्वायरमेंट आते हैं उसके हिसाब से, और फिर हमें जैसा ठीक लगता है कि वो आगे जाके अपना खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएँ, वैसा कुछ करवाते हैं। मैम, जब आप ऑलरेडी वुमेन एम्पावरमेंट में काम करती थी, तो चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट का विचार कैसे आया? ये जब मैंने एनजीओ फॉर्म किया तो मुझे लगा कि ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो विमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन, इसलिए क्योंकि हमारे देश का भविष्य ही बच्चे हैं, और जब वो अच्छे से एजुकेटेड होंगे तो ही अपने देश के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे।
मैम जैसे सरकार राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट की साइड से आत्मनिर्भर स्कूल भी आ ही चुकी है, तो आपको लगता है कि अभी भी वो एजुकेशन मिल पा रहा है जो उनको मिलनी चाहिए? देखिए अब एजुकेशन का ऐसा है कि गवर्नमेंट बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है बेस्ट टू बेस्ट लोगों को, बच्चों को एजुकेशन मिले, पर बच्चा कितना उसको सीरियसली ले रहा है, कितना ग्रास पर कर रहा है, बच्चों के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटी तो गवर्नमेंट से है और मुझे लगता है बहुत सराहनीय है ये। मैम हाउसवाइफ होने के बावजूद आपने एनजीओ ही क्यों सोचा? और भी तो सेक्टर्स जैसे आपने बताया फैशन डिज़ाइनिंग भी आप की हैं, तो उस सेक्टर में भी जा सकती थी या और किसी फील्ड में जिस पे आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन एनजीओ ही क्यों? मैं आपको बताती हूँ, देखिए मैं जैसे बचपन में मुझे स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक था, मुझे लगता था कि अगर मुझे अपना करियर बनाना है तो मैं कभी स्पोर्ट्स में आगे जाऊँ, बट मैंने कभी ना मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अच्छी थी स्पोर्ट्स में तो मैं बस सीधा खेलने पहुंच जाती थी, जीत जाती थी, तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, से ओवर कॉन्फिडेंस। और फिर घर आके मैं परेशान होती थी कि मम्मी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उनको लगा कि मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको फिर मैं उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ी। और फिर शादी हो गई, शादी के बाद तो एज अ हाउसवाइफ बच्चे किचन रूम बस यही थी। फिर आपको बताया कि जब रोटरी ज्वाइन किया तब मेरे को लगा कि इसी फील्ड में मुझे वर्क करना है, लोगों की हेल्प करके मुझे अच्छा लगता था। तो फिर एनजीओ इसलिए खोला क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, जैसे रोटरी है उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट आता है वो काम करता है, उसके बाद जब उनका कार्यकाल ख़त्म होता है वो चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है। और मेरा कोरोना में इतना नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस मेरे से बढ़ चुकी है, आए दिन कुछ ना कुछ हेल्प के लिए कॉल आते हैं, पर जब आपको इंस्टेंट अगर हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, तो फिर आप वो मीटिंग का वेट करना मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को हेल्प करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर मीटिंग करो। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ठीक है उनके लिए, तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपना एनजीओ ओपन करना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स में भी थी, तो आप एक कौन से पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में थी? मतलब आप नेशनल लेवल या स्टेट लेवल? मैं स्टेट लेवल खेली हूँ हॉकी में, सेंटर फॉरवर्ड। और क्या बोलते हैं, मैं क्रिकेट हम खेलते थे, टीम नहीं बना पाई हम। हमेशा हमारे स्कूल में जो सर थे उनको मैं बोलती थी कि मैं सर गर्ल्स टीम बनाइए, तो सर बोलते तो तुम लेके आओ, पर कोई भी गर्ल्स उस समय क्रिकेट के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं थी। तो हम सैटरडे संडे था हमारे कॉलोनी में, हम लोग खेलते थे, बस उतने तक ही रह गया। बाकी स्पोर्ट्स तो मैं ऑलमोस्ट सारे ही खेलती हूँ, बैडमिंटन है या जो भी है, पर हॉकी में मैं स्टेट लेवल तक गई हूँ। मैम हमारी टीम ने रिसर्च किया और पता चला है कि आप यहाँ बिलासपुर में भी कब एक बार टीम बनाई थी, आप क्रिकेट मैच हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वो बहुत अच्छा एक पहल था नव भारत का, पर वो मेरे लिए एक लाइफ के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी थी, क्योंकि जब वो विमेन एक फ़न गेम हो रहा था तो उसमें सामाजिक मैच था, वो पहली बार हुआ था मेरे को लगता है यहाँ पे बिलासपुर में। तो मैंने जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसा क्रिकेट मैच हो रहा है तो मैंने फटाफट अपने समाज की टीम बनाई, और हमने सब फर्स्ट टीम थी जो रजिस्टर किया था मैच के लिए, फर्स्ट एंट्री थी जो अग्रवाल समाज से एंट्री थी। उसके बाद ना फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला, तो रोटरी क्वींस को भी पता चला। उस समय मैं रोटरी क्वींस में ही थी, तो उन लोग ने भी अपनी क्वीन का अप्रोच किया, बोले कि इसको क्लब को भी आप इन्वॉल्व करो, तो फिर क्लब भी इन्वॉल्व हो गया, सामाजिक के साथ साथ क्लब भी था। बट फिर उसमें ऐसा हुआ कि हमारी टीम तो फेयर थी, अग्रवाल समाज की थी, पर रोटरी क्वींस में ऐसा हुआ कि जो कैप्टन थी उनको जीतना मकसद था, उनके लिए फ़न नहीं था, उनको जीतना था। तो उन्होंने जो नेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको एज अ रोटरी क्वींस इंट्रोड्यूस करके गेम में खिलाया। तो जब फर्स्ट मैच तो हो गया, सेकंड मैच जब मराठी टीम के साथ हुआ ना, तो मराठी टीम ने ऑब्जेक्शन किया कि यह नेशनल प्लेयर्स हैं, क्वींस के नहीं है मेंबर्स, तो दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। बट कुछ मराठी टीम का फिर एडिटर से कुछ हुआ होगा बहस, तो फिर ऐसा हुआ कि उनको हटा के उनको वॉकओवर मिल गया क्वींस को। फिर जब हमारे साथ जब मैच हुआ ना, तब भी मैंने प्रेसिडेंट को कॉल किया, क्योंकि मैं एज अ वहाँ पे मेंबर भी थी उस समय, तो कि ये जो आप लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं मेंबर हूँ तो मुझे पता है ना रोट्रैक क्या होता है, रोटरी क्वींस क्या होता है, और कौन मेंबर्स हैं मुझे तो पता ही है। आप बाहर वाले को बेवकूफ़ बना सकते, मुझे तो नहीं बना सकते ना। तो उन्होंने फिर क्विट कर लिया था। फिर पता नहीं 8 जो मेंबर्स थे क्वींस के, उन लोग ने आपस में मीटिंग की, और फिर वो लोग ग्राउंड पे आ गए कि हम खेलेंगे और इनके साथ ही खेलेंगे, ये हमारे रोट्रैक के मेंबर्स हैं, हमको खेलना है। तो फिर वहाँ पे हमको बोला गया कि अगर
वहाँ से जब क्वींस के 8 मेंबर्स को अगर खेलने मिले तो आप भी 8 मेंबर्स के साथ खेलोगे। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, फेयर गेम होना चाहिए। अगर उनके पास प्लेयर्स नहीं है, 8 मेंबर्स के साथ खेलना चाहते हैं तो हम भी 8 मेंबर्स के साथ, हमारी पूरी टीम रेडी थी, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। बट उनका जो ईगो था ना कि हमको जीतना है वो वाला, क्योंकि कोई भी उनमें प्लेयर्स नहीं थे, किसी का भी पैशनेट नहीं थे कोई भी क्रिकेट के लिए, उनको क्रिकेट के कुछ नॉलेज ही नहीं था, बस आ गए थे कि खेलना है और जीतना है। इसलिए उन लोगों ने नेशनल प्लेयर्स को भी इंट्रोड्यूस कर लिया था अपनी टीम में। फिर समहाउ लोग माने नहीं तो उनको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो उसका ब्लेम मेरे ऊपर उन्होंने लगाया कि पायल अगर चाहती तो वो खेल हमको मैच खेलने दे देती, बट मेरे ऊपर मेरे साथ पूरी टीम थी, मेरे सिर्फ अकेली मेरी बात नहीं थी। मैं एज अ कैप्टन एक टीम की रिप्रेजेंटेटिव थी, बट पूरी टीम का डिसीजन होगा ना, मेरा अकेले का डिसीजन तो नहीं होगा। और आप गलत थे, अगर आप सही होते तो मैं आपका साथ देती, हाँ मैं बिल्कुल साथ में खड़ी होती, बट आप गलत थे। तो फिर मैंने उस अपनी टीम के साथ ही डिसीजन लिया कि हम बाहर के प्लेयर्स जो हैं उनके साथ, रोटरी क्वींस के अगर प्लेयर नेशनल प्लेयर्स भी होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए उसके बाद जैसे हमारा फाइनल हुआ तो हमारे आदिवासी समाज था, शायद मैं भूल रही हूँ, उनके साथ था, तब हम उनके साथ खेले। उनमें बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, वो विनर रहे, हम रनर रहे, हमको कहीं कोई दुख नहीं है। बट थिंग इज़ कि जो भी चीज़ हो रहा है, स्पेशली स्पोर्ट्स में, बोलते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तो फेयर होना चाहिए कोई भी गेम है। तो उन्होंने हमको, मुझे टीम बुलाई, मतलब एक मीटिंग बुलाई, उसमें बोला कि आप सॉरी बोलो, आपके कारण हमको खेलने नहीं मिला। आई एम सॉरी, मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि जहाँ मैं गलत नहीं हूँ वहाँ मैं नहीं झुकूँगी, चाहे आपको जो डिसीजन लेना है ले लो। तो उन लोग ने फिर मुझे निकाल दिया क्लब से। तो मुझे एक पल के लिए तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं रोटरी असिस्टेंट गवर्नर इलेक्ट भी थी, पास्ट प्रेसिडेंट भी थी। और एक्चुअली ना दुख इस चीज़ का था कि वो साजिश के तहत जब निकाला जाता है ना आपको कोई चीज़, तो उस चीज़ का दुख था मुझे कि जो हुआ बहुत गंदा था। मैंने ब्लैक डे घोषित कर दिया था अपनी लाइफ का। बट बाद में जब धीरे धीरे चीज़ें सेटल हुई और मुझे पूरे रोटरी डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक इमेज कोऑर्डिनेटर बनाया गया, इंक्लूडिंग देयर क्लब, जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा के उन्होंने निकाला था, मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक इमेज कोऑर्डिनेटर बनाया गया। तो मुझे लगा यार भले मतलब देर हुई है पर इंसाफ तो हुआ ही है ना। तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि अगर मैं वहाँ फंसी रह जाती तो मैं आज जो अपना NGO चला रही हूँ, जो मैं इतने लोगों तक पहुँच पा रही हूँ, वो प्रोटोकॉल्स, वो मीटिंग्स और वो सब में रह जाती। तो खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैम जैसे कि आपने बताया कि इतना कुछ हुआ, साजिश हुई, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको मेंटली तो अफेक्ट की ही होंगी। बहुत की तो थी। उस चीज़ से आप ओवरकम कैसे की? देखो बहुत ज़्यादा की थी, मुझे लगता है मेरे को साल महीने भर तो मैं सिर्फ रोई। मतलब जब मैं वो मीटिंग से आई ना, पूरे रास्ते भर मैं सिर्फ रोती भी आई। और मेरी फ्रेंड्स को जब पता चला, वो लोग घर आए, मैं एक वर्ड में 4 घंटे तक मैं एक सिंगल वर्ड नहीं बोल पाई थी, सिर्फ मेरे आंसू ही गिर रहे थे, एक सिंगल वर्ड नहीं बोल पाई थी। कितने दिन तक मेरे वो ट्रॉमा में थी मैं। पर बोलते हैं ना कि नफ़रत करने वाले होते हैं तो प्यार करने वाले भी, वो फरिश्ते भी काफ़ी होते हैं। कई लोगों ने फिर मुझे बोला कि नहीं, तुम ऐसे इतना अच्छा काम कर रही हो, तुम ऐसे टूट के रुक नहीं सकती हो, तुमको एक नया क्लब खोलना चाहिए, उनके पैरेलल क्लब खोलना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। तो फिर बहुत, देखो कोरोना का टाइम था वो, और ना लेडीज़ क्लब, मतलब 30 मेंबर्स के साथ मैंने लेडीज़ क्लब फॉर्म किया था, तो वो मजाक नहीं था। हालांकि मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे तुम क्लब व्लब छोड़ ही दो, अब रोटरी वोटरी कोई मतलब नहीं, तुम NGO खोलो, उसको वहीं करो, इतना झमेला ये सब नहीं होगा। बट फिर मुझे रोटरी से ही देखो मेरी एक पहचान मिली, एक आइडेंटिटी जो मुझे मिली है वो रोटरी से ही मिली है। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, मैं एक क्लब खोलूँगी। मैंने क्लब खोला और विदिन 2 डेज़ पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारा नाम हो गया था, क्योंकि जब सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, हम लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुँचाए, काफ़ी लोगों की जान बची, तो वो बहुत अच्छा हुआ। मैम जैसे अभी आपने जिक्र किया हस्बैंड का, तो आपके हस्बैंड का तब कैसा सपोर्ट था जब आप रोटरी क्लब में थी, और जब आपने स्टार्ट किया अपना NGO, और अब कैसा सपोर्ट है आपके हस्बैंड का और आपकी फैमिली का? इनिशियली तो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि क्या होता है जब आप एक हाउसवाइफ हैं, सिंपल, आप 24/7 अवेलेबल हैं, है ना, कि आप पूरा टाइम अवेलेबल है। आपको एक छोटी छोटी चीज़ चाहिए कि पायल, बस एक आवाज़ देना है आपको और आप वहाँ अवेलेबल हैं। जब आप बाहर निकलती हैं तो आप वो 24/7 अवेलेबल नहीं रहती हैं, तो थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ता है। आपकी कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम हो जाती है, घर में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इनिशियली बहुत प्रॉब्लम हुई,
उसको फिर पर धीरे धीरे हस्बैंड समझे कि मेरे को मतलब मैं जेन्युइनली वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है और मैं कर रही हूँ। और जब लोग उनको प्रेज़ करने लगे, उनके फ्रेंड्स प्रेज़ करने लगे कि यार भाभी इतना अच्छा काम कर रही है, कितना प्राउड फील होता होगा तुमको। बच्चों को भी साथ भी वही हुआ कि स्कूल में गए तो टीचर पूछी कि पायल लाट कौन है आपकी। जब लाट सरनेम उन्होंने देखा, तविश लाट, तो पहले तो बच्चे मेरे को चिढ़ाने लगे थे ना। मेरा नाम रोटरी रख दिया था। मैं फीमेल एक हूँ और मेरे घर में 3 मेल हैं और तीनों मिल के मुझे रोटरी आवाज़ देते थे। मेरे ब्रदर हैं, क्योंकि वो डेडिकेशन था कि ऑल द टाइम मैं कहीं पे भी हूँ, कहीं पे भी मेरे दिमाग में वही था कि अब क्या, कैसे इसको हेल्प करें। किसी का कॉल आ गया तो अगर सपोज़ मैं मैके गई हूँ, वहाँ पे किसी का कॉल आ गया कि मैम ये हेल्प चाहिए, तो मैं वहीं चालू जाती थी कि अगर कोई बड़ा अमाउंट कलेक्ट करना है कि चलो चलो निकालो तुम लोग भी हेल्प के लिए। तो वो लोग ने मेरा नाम ही रोटरी रख दिया था। बट बाद में जब वो लोग रियलाइज़ किए कि नहीं, मतलब कितना एक प्राउड मोमेंट है अगर हर कोई रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, तो फिर थोड़ा धीरे धीरे सेटल हुआ। तो मैम क्या सिर्फ यही एक रीज़न था कि आप रोटरी क्वींस छोड़ी, कि और कोई भी रीज़न था कि आप अलग से एनजीओ जो आप बनाई, तो सिर्फ यही एक रीज़न था कि और कुछ भी रीज़न था? नहीं, रोटरी का तो मैंने बताया है, वो तो एक ट्रेजेडी थी। मुझे तो छोड़ना था ही नहीं कभी भी रोटरी। बट जब आपको हो गया वो सारी चीज़ें, तो आपको ऑब्वियसली दूसरा क्लब खोलना ही था। बट उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे काम करना ना फ्रीली पसंद है। मुझे रोक टोक नहीं पसंद है। कोई आए, हम किसी को बोलें, वो काम नहीं हो रहा है और जेन्युइनली किसी को हेल्प की ज़रूरत है। और क्या होता है, मैंने एनजीओ इसलिए खोला क्योंकि अगर अदर देन मैं ऐसी अलग से हेल्प कर रही थी ना, तो लगता है कि नहीं तुम रोटरी के बैनर में करो, और जब उसमें करने के लिए बोलो तो बोलते हैं अभी नहीं करेंगे। तो वो चीज़ें मज़ा नहीं आ रही थी मुझे करने में वर्क, कि मेरे को एकदम फ्रीली काम करना है, बिना रोक टोक के काम करना है, क्योंकि अच्छे काम के लिए क्यों इतना सोचना। तो वो एक रीज़न था कि मैंने अपने एनजीओ को फॉर्म किया। मैम जैसे कि आपके एनजीओ का नाम है पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन, तो यही नाम क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि किसी की हेल्प करके किसी की लाइफ में एक नया सवेरा लाने की कोशिश है हमारी, तो उसी पर्पज़ से हमने ये नाम रखा। मैम जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, तो जब आप एनजीओ स्टार्ट की तो काफ़ी कुछ स्ट्रगल आपने भी फेस किया हुआ कहीं ना कहीं? नहीं, एनजीओ फॉर्मेशन में तो मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, क्योंकि बेसिकली वो सीए होते हैं जिनके थ्रू एनजीओ फॉर्म होता है। तो हमारे फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, उन्होंने वो प्रोसेस पूरा किया, तो उसमें कहीं फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। मैम जो भी कुछ जब आप स्टार्ट की थी अपनी एनजीओ को, तो आप अकेली थी कि और कोई भी आपके साथ थे? मतलब वो कोर मेंबर्स जो बोलते हैं ना एनजीओ के, वो आपके थे अभी भी, जो है अभी भी साथ, उस टाइम जो थे वो क्या अभी भी साथ हैं? हाँ, जो कोर मेंबर्स थे वो अभी भी साथ हैं मेरे। और मेरे बड़े भाई हैं चंचल सलूजा जी, जिनको सभी मेरे ख्याल से जानते हैं, मेरे साथ देखते हैं। उनका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा पल पल रहता है। प्लस अदर देन दैट और भी लोग मेरे से काफ़ी लोग जुड़े, जो देखे कि एक्चुअल में एनजीओ में वर्क हो रहा है। कई लोगों का फ़ोन आता है कि एनजीओ तो बिलासपुर में इतने हैं, पर गिनती के एक दो एनजीओ हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो उनमें से एक आपका है, तो हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे करके और मेंबर्स हमारे साथ जुड़े भी हैं। मैम आपका एनजीओ प्रॉपर वर्क कैसे करती है? मैंने बताया ना कि विमेन एम्पावरमेंट पे हम करते हैं। जैसे हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आया कि ये है, तो हम एक ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें हम जनरली डाल देते हैं कि ऐसा ऐसा ये रिक्वायरमेंट आया है, इनको हमको हेल्प करना है। फिर जैसे कि कोई बोला कि ठीक है हम सपोर्ट करेंगे, फिर वो फाइनल होता है तो हम एक डेट डिसाइड करके जो भी हमको वर्क करना होता है हम उसमें डाल देते हैं। फिर जो भी अवेलेबल, कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको हेल्प करना ही है। वो सारा डिपेंड है मेरे ऊपर कि अगर कोई हेल्प करना चाहता है उसमें आके तो ठीक है, नहीं करना चाहता तो कोई बाउंडेशन नहीं है, और अपना कोई प्रेजेंस दे पाता है। क्योंकि सबका अपना अपना, देखो हर किसी का तो मेरे जैसा नहीं रहेगा ना कि मेरे को ऑल द टाइम मैं उसी में लगी हुई हूँ। तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी से, जितना जो जैसा सपोर्ट कर लेता है मैं उसमें खुश हो जाती हूँ। मैम जैसे कि आपने बताया कि आप हाउसवाइफ है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीज़ को, हाउसवाइफ फिर एनजीओ फिर बाहर जाके काम करना, ये सब कुछ कैसे मैनेज करती है? देखो, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आपको पता है कि आज जैसे अगर मुझे यहाँ 3 बजे आना है, मुझे पता था,
तो मैं उसके पहले अपना पूरा जो भी लंच का है, ये सारी चीज़ें हैं अपनी रूटीन की, वो मैं कर लूँगी। कई बार होता है मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक कहीं जाना है, तो मैं सुबह 5 बजे उठूँगी। वैसे भी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, अपना वॉक जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैं उसको और अर्ली कर लेती हूँ, ताकि मेरे एब्सेंस यहाँ घर में देखो जो फिजिकल प्रेजेंस है वो तो ऑब्वियसली खलेगा, बट जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसको पूरा करके फिर ही निकलती हूँ। अगर किसी ज़रूरतमंद को आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं आपसे कांटेक्ट? वो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट है उसके थ्रू भी, फेसबुक में मैसेंजर के थ्रू ही जनरली, जैसे मेरे पास जो लोग के आते हैं ना, तो वो डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं मुझे। और अगर किसी को जुड़ना हो तो? हाँ बिल्कुल, मुझसे बात करके फिर वो एज अ वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो भी सेवा वो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। बातचीत का यह दौर जारी है। ब्रेक के उस पार हम पायल जी से और भी कई दिलचस्प बातें जानेंगे, तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।